ओके नाउ लिसन, आज पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मींस लास्ट क्लासेस में ये पढ़ाए थे कि जो हमारा ऑक्टेट रूल जो है वो समझा नहीं पा रहा था कि जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हमने देखा था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से देखने को मिलेगा, है कि नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है H2SO4 हमको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें ये पता चला कि जो सल्फर के पास जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 बॉन्ड है, मींस टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। पर ऑक्टेट रूल कहता है कि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है या कोई भी एटम है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा में भी सल्फ्यूरिक एसिड स्टेबल है, सबको पता है। H2SO4 इज अ स्टेबल कंपाउंड, है कि नहीं, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये सबको पता है। फिर सवाल ये है कि कैसे ये स्टेबल है, कैसे पता चलेगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि लिथियम क्लोराइड हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड हुआ, है ना, इनमें तो ऑक्टेट भी नहीं आता, इनके ऑक्टेट से भी कम इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं कंपाउंड, जैसे कि PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं ना कहीं ऑक्टेट का एक फेलियर है, लिमिटेशन है कि ऑक्टेट हर जगह काम नहीं करता। हाँ, बहुत जगह ऑक्टेट काम करेगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहां ऑक्टेट काम नहीं करता। फिर सवाल ये था कि केमिकल बॉन्डिंग होता कैसा है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा कैसा। एक और प्रॉब्लम आया था जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, और वो प्रॉब्लम ये था बच्चों कि अगर हम देखेंगे वाटर को तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि जब वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। अगर इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, जो कि हमारा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचेगा, है ना। और केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इन केमिस्ट्री, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। मतलब इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब अच्छा नॉन मेटल है, दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट का जो है डायरेक्शन अलग होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पर केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। मतलब जहां से जहां इलेक्ट्रॉन गया है वही हमको दिखाने पड़ता है। क्लियर या नहीं क्लियर है? तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अकॉर्डिंगली दिख रहा है कि नेट जो है एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी का नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया फिर वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर कहलाएगा। बात समझ में आया? अपने लास्ट क्लासेस में हम पढ़े थे, है ना। तो अगर इसको हम देखेंगे तो, लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर का तो हमें ये पता है कि वाटर कैसा कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड है। तो यहाँ पे जब वाटर पोलर है तो फिर सवाल है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको नॉन पोलर क्यों दिखा रहा है ना। क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका सही से स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है ना। रियल में जो वाटर जैसा दिख रहा है बच्चों, ये वाटर ऐसा नहीं होता। उसी तरह वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो रियल में वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। समझ में आया? ताकि ये जो ऑक्सीजन को देख रहे थे डायपोल मोमेंट, इस तरह से डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा। तो तुमने वेक्टर पढ़ रखा है, अगर हम यहाँ पे इस वेक्टर को ऊपर में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे और इस वेक्टर को उधर रिप्रेजेंट करेंगे तो देयर विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, पढ़ा चुके हैं, है ना, वेक्टर में कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ये हमें नहीं बता पाता कि भाई फिगर को इसका ऐसा बनाना है कि फिगर को ऐसा बनाना है। क्लियर है? तो तुम्हें हमें क्या चाहिए, प्रॉपर थ्योरी चाहिए जो हमें सही से समझा पाएगा कि रियल में कि हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा। समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रियल में कैसा होगा, इसीलिए हमें जानने के लिए हमें एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जिस थ्योरी का नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। तो आज का क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।
जिसको शॉर्टकट में VSEPR थ्योरी कहा जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है, अगर इस चैप्टर में बात किया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12 में भी काम आएगा। ठीक है, जब क्लास 12 में हमारा एक चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उसमें हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि VBT बोल के एक थ्योरी आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो उसको समझाने के लिए ना थोड़ा हमको मदद लेना पड़ेगा, किसका? VSEPR का। समझ में आएगी नहीं? इसीलिए थोड़ा इसको याद रखने की चीज है, और इसीलिए रिकॉर्ड भी हो रहा है कि ये रह जाएगा यूट्यूब में, जब मन करेगा देखते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में, तो बच्चों इस थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट, तो लेट्स राइट सम पोस्टुलेट अबाउट इट। क्या पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी का, है ना? तो बच्चों इसके कुछ, ये थ्योरी जो बनाया गया है ना, इस थ्योरी को कुछ सोच समझ के बनाया गया। यहाँ पे बताया गया है कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो है, वही क्या करेंगे, वही का जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। अगर हम इस थ्योरी को अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट आ जाता है कि जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उसी से हमारा शेप जो डिसाइड करेगा, है ना, किसी का शेप, एक मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। समझ में आया कि नहीं? मीन्स पहला जो हमारा टॉपिक आ जाएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, रियल में एक मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, कि वाटर का जो शेप होगा ऐसा लिनियर होगा कि ऐसा बेंट शेप होगा, है ना। ये बताएगा थ्योरी, एक एक चीज बताएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे जो बोल रहा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं बच्चों, एक बॉन्डेड पेयर होता है और एक क्या होता है, नॉन बॉन्डेड होता है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वैलेंस शेल के, हाँ, इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो बहुत रिपेल करते हैं आपस में। मतलब हमको लिखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, रिपेल ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर, है ना, सच दैट के जो हमारे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। सर लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। जैसे कि हम अभी H2O बनाए थे ना, तो H2O में यहाँ पे जो दिए, जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? ये लोग लोन पेयर कहलाते हैं। मीन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, ये लोग बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं सर? क्योंकि ये लोग फ्री होते हैं, किसी से बाउंडेड नहीं, एकदम फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में। उसके बाद रिपल्सन होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में। मींस नेक्स्ट रिपल्सन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होगा हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में। ये वैलेंस शेल कहता है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद इसका अगर तीसरा पॉइंट जानेंगे कि एटम, है ना, प्लेस इटसेल्फ इन सच ए मैनर so that, है ना, repulsion between electron pairs minimize. Hence, they place themselves in
मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? मतलब कि जो एटम होते हैं, एक सेंट्रल एटम के जो आसपास जो एटम होते हैं, अपने आप को कुछ इस फैशन में अरेंज करने का कोशिश करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या हो जाए, एकदम मिनिमाइज हो जाए। तो मिनिमम तब होगा रिपल्सन जब वो दूर चले जाएंगे। सामने रहेंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे भाई, है ना। तो दूर चले जाएंगे ताकि वो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है, हम सेंट्रल एटम को एक स्फीयर के जैसा क्या करते हैं, मतलब हम उसको कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर अ सेंट्रल एटम एज अ स्फीयर। समझ में आया कि नहीं? और जो हमारे अगल बगल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, समझ में आया ना, वो एक तरह का पॉइंट आ जाते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि भाई कहाँ रहना है उनको। क्लियर है? तो ये था, बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी इससे ज्यादा लंबा लिखा है ना, इसके पोस्टुलेट में, पर ये है मेन। समझ में आया कि नहीं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का ये मेन पोस्टुलेट है, जिससे बना है ये तुम्हारा थ्योरी। क्लियर है? अच्छा, इस थ्योरी में जैसा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता है ना, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैसे निकाला जाएगा। हम क्वेश्चन में बताएंगे धीरे धीरे करके, है ना। अभी पहले सीखना होगा कि कितने तरह के हमारे पास शेप होते हैं और किस किस शेप को क्या क्या बोला जाता है, और कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा शेप क्या हो, है ना। और ये डिसाइड कौन करता है? इलेक्ट्रॉन के पेयर, चाहे वो बॉन्डेड हो या अनबॉन्डेड हो, मीन चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो। तो इस थ्योरी को करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मीन्स तुम्हें सम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पहले पता करना होगा। सवाल कैसे पता करेंगे? चलो एक एक करके दिखाते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं इसी से, है ना। पूरा समझाने का कोशिश करते हैं इसी से। सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक जेड। जो जेड है वो हमारे लिए क्या है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम को हम क्या नाम दिए हैं? जेड नाम दिए। क्लियर है? और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बॉन्ड पेयर, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं लोन पेयर। ठीक है? फिर यहाँ पे लिख देते हैं ज्योमेट्री, है ना, ताकि एक साथ सारी चीजों को हम कवर कर लें, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं शेप, और यहाँ पे लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक साथ काहे लिख रहे हैं? एक साथ इसलिए लिख रहे हैं कि हम अभी फिलहाल तुमको ट्रिक बताएंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन, पर ये रियल में क्या चीज है हाइब्रिडाइजेशन, उसका डीप एक्सप्लेनेशन आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। किस पे आएगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद है बीएससी पेयर के बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम सुने हैं ना, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका sp2 है ना। तो वो ट्रिक बता रहे कि कैसे पता करना है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें बता चुके हैं हाइब्रिडेशन आया था ना। लेकिन ये रियल में निकालते कैसे हाइब्रिडेशन, वो VBT में बताएंगे। अभी बस थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको तो हमको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था, ये आ जाएगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, है ना। इसको छोटा करना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि शेप बनाने का थोड़ा सा जगह मिल जाए हम लोग को। बस ज्योमेट्री शेप बनाने का जगह चाहिए होगा। क्लियर? नाउ सी, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, अगर किसी के पास, ध्यान देना, सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो 1 है। सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 1 है। क्या मतलब है कि इसमें एक ही लोन पेयर है, सॉरी एक ही बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कुछ कंपाउंड है, हम यहाँ पे एक मेटल लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई मेटल, M से मेटल डिनोट कर ले, मतलब मान लो कि ये सेंट्रल मेटल, समझ में आया कि नहीं? तो सेंट्रल मेटल में एक ही पेयर है, एक ही पेयर है। तो ये दिखने में कैसा है? स्ट्रेट लाइन के जैसा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन के जैसा है ना। तो स्ट्रेट लाइन के दिखने की वजह से इसको हम कहेंगे लीनियर कहेंगे। कैसा कहेंगे? लीनियर। इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा और शेप भी ऐसा ही दिखेगा, शेप भी इसका लीनियर होगा। सर शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है? ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। बता देंगे, अभी आएगा आगे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है?
जैसे कि हमारे पास अगर मान के चलो दो लोन पेयर आ गए, सॉरी इनका सम 2 है, z का वैल्यू 2 है, तो z का वैल्यू 2 है तो मतलब दो तो बॉन्ड पेयर एक मॉलिक्यूल में होगा और एक भी लोन पेयर अगर नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, एक मॉलिक्यूल है इसका दो बॉन्ड पेयर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो बॉन्ड पेयर दिखेगा तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का होगा? क्यों 180 डिग्री का होगा? ताकि अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये स्ट्रेट लाइन क्यों, ये रीजन बता रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे रहा, ऐसे अगर रहा तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का, लेकिन अगर ऐसे रहा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेगा टू अवॉइड द रिपल्सन। समझ में आया? इसीलिए ये लीनियर रहेगा और एंगल कितना होगा? 180, क्योंकि यही एक रास्ता जो सबसे कम मतलब सबसे कम रिपल्सन होगा। क्लियर है? तो इसका ज्योमेट्री जो होगा वो भी लीनियर ही कहलाएगा। यहां पर भी वही सेम चीज आ जाएगा, ज्योमेट्री है ना, जो कैसा कहलाएगा भाई? लीनियर कहलाएगा। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पर भी ज्योमेट्री क्या होगा? एक तरह का हम बोल सकते हैं लीनियर होगा, है ना। तो यहां पर कोई एटम, अगर हम एटम को दिखाना चाहें तो हम एटम को दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम चाहेंगे तो यहाँ पे एटम भी दिखा सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एटम जुड़े हुए हैं या कुछ भी जुड़े हुए हैं। क्लियर है? ये वक्त के साथ धीरे धीरे सब समझाएंगे, डोंट वरी। क्लियर है? धीरे धीरे एक एक चीज समझाएंगे। अगर मान लो किसी में दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन सम है इनका, जेड का वैल्यू 2 है, बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर 1 है, तो कैसा होगा? एक बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। समझ में आया? और लोन पेयर बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहिए क्योंकि इनके बीच का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो हम ऐसा सिंबल में बना देते हैं लोन पेयर को दिखाने के लिए, ऐसा सिंबल, मतलब सिंबलिकली इसको बस ऐसा दिखा देते हैं कि लोन पेयर ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा दिखाएगा तो इसका जो शेप, इसका ज्योमेट्री जो होगा वो लिनियर होगा, लेकिन शेप में लोन पेयर को नहीं शो किया जाता। तो लोन पेयर को शो नहीं किया जा सकता, मतलब ये ऐसा दिखेगा शेप में। क्लियर है? और अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम चीज। अगर लोन पेयर है तो शेप अलग है और ज्योमेट्री अलग है भाई। तो यहाँ पे इसका वही लीनियर ही कहलाएगा, है ना। अच्छा, इनका जो बात करेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, वहां तक हम धीरे धीरे जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा। मींस सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा इनका। जेड का वैल्यू कितना है? 2 है, तो जेड का वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे sp। समझ में आया? एक एस और एक पी, हम ट्रिक बता रहे हैं, बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट के टॉपिक में। समझ में आया? तो अगर मान लो बच्चों ये 3 है, जिसमें क्या होगा? तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा? लोन पेयर होगा। ध्यान दो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा? सॉरी, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होगा और एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो ये कैसे रहना चाहेगा ये मॉलिक्यूल? यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे रहना चाहेगा? बता सकते हो? ये मॉलिक्यूल कैसे रहना चाहेगा? अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है कि नहीं? तो मैक्सिमम डिस्टेंस में रखने के लिए ये मॉलिक्यूल तीनों के तीनों अगर बॉन्ड पेयर है तो ऐसा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया ना? ये ऐसा क्यों रहेगा जी? क्योंकि हम देखते हैं कितना डिग्री का एंगल, 360 का एंगल देखते हैं। अगर चाहते हो कि तीनों एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस में रहे, तो चूंकि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, रिपल्सन तीनों का क्या है? सेम है, तो तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, मतलब तीनों के बीच के एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 3। 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 120। खत्म। मींस यहां से यहां तक का बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी कितना है? 120 डिग्री है कि नहीं? सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्या? बोलो। ट्रायंगुलर प्लानर या सिंपली प्लानर है। नहीं समझे सर? प्लान, पहले ये वर्ड प्लेन का मतलब क्या होता है समझते हैं। प्लेन कहते हैं सरफेस को जो कि 2D होता है। याद रहे, प्लेन 2 डायमेंशनल सरफेस को कहते हैं जो 2D होता है। क्लियर है? मींस इसके जो मॉलिक्यूल है ना भाई, इसके जो मॉलिक्यूल, अगर मान के चलो ये हम एक प्लेन रखेंगे, ऐसा एक प्लेन रखेंगे, है कि नहीं? मान लो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई हमारे पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड था, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये शेप में यहाँ पे मान लो ये प्लेन है, ठीक है? ये प्लेन में यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम हुआ,
तो एक जगह लगेगा क्लोरीन, यहाँ दो जगह नीचे में क्लोरीन लगेगा, मतलब सब के सब पेपर में आ जाएगा। कोई भी पेपर से ऊपर नहीं उठेगा, कोई पेपर के अंदर नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, मतलब वही पेपर में सब लोग आ जाएंगे, मीन्स एक ही सरफेस में सब लोग आ जाएंगे। समझ में आया? उसी को क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर प्लानर। इज इट क्लियर? मतलब एक ही, क्यों ट्राइंगुलर? कैसा दिख रहा है ये? एक ट्राइंगल के जैसा नहीं दिख रहा है ना? और एक ही प्लेन, मतलब एक ही सरफेस में, कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा, 3 डायमेंशनल नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। हम इसको रिपीट नहीं कर रहे, मतलब खाली ऐसा समझाने के लिए बता दे रहे, सेम होगा। तो यहाँ पर भी इसका जो नाम होगा भाई वो भी सेम होगा, ट्राइंगुलर प्लानर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 है, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्या सॉरी क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2। एक s 2 p मिलके कितना हुआ? 3 हुआ। समझ आया? sp2 होगा। लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास 3 इनका सम है, लेकिन उसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो फिर शेप कैसा होगा? जरा ध्यान देना भाई, है ना? जरा ध्यान देना। तो ये लोग तो इक्वल एंगल में थे ना, पहले 120 में एंगल में थे ना, जरा ध्यान देना। अब ये जो शेप आएगा ना, ये एम है ना, एक लोन पेयर आ गया, इसमें आ गया ना एक लोन पेयर, तो ऐसा लोन पेयर को लिख देने का। और इनमें क्या आ गया? ये ऐसा आ गया, एक मेटल और एक मेटल ऐसा आ गया। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर एंगल को छोटा काहे को किया? एंगल को छोटा काहे किए? वो इसलिए किए क्योंकि VSEPR थ्योरी कहता है सबसे ज्यादा रिपल्सन अगर किसी में है तो लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर, सबसे कम रिपल्सन। अब ध्यान देना जरा, ये तीनों कैसे पेयर थे? बॉन्ड पेयर, तो इक्वल रिपल्सन है तीनों में। पर ये रिपल्सन किसके किसके बीच में? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और ये रिपल्सन किसके बीच में? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ज्यादा रिपेल कौन करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? एग्जैक्टली, ये ऐसा दबा देगा। मींस ये जो एंगल है भाई 120 डिग्री नहीं रहेगा यहाँ पे, और ये दोनों एंगल अलग हो जाएंगे। ये दोनों एंगल जो है ना 120 से ज्यादा हो जाएंगे, और अंदर वाला एंगल 120 से कम हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ट्राइंगुलर प्लानर। काहे के लिए? ट्राइंगल तो है ना, चाहे जैसा ट्राइंगल रहे, और एक ही प्लेन में तो है ना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन शेप क्या कहलाएगा? शेप में चेंजेस है। क्या चेंजेस है शेप में? लोन पेयर को शेप में नहीं लिखा जाता, तो हमको शेप में कैसा नाम देना पड़ेगा? शेप के लिए हमें ऐसा नाम देना पड़ेगा भाई, है ना? क्या नाम देना पड़ेगा? बेंट शेप। क्या कहेंगे इसको? बेंट शेप कहेंगे। इसको ट्राइंगुलर प्लानर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बेंट शेप कहेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम क्या बोलना चाहते हैं, है कि नहीं? तो हम इसको जनरली क्या कहेंगे? बेंट शेप कहेंगे। समझ में आया? कोई भी आइटम, देखो यहाँ पे आइटम हम दिखा नहीं रहे, अगर चाहोगे तो कोई आइटम को नाम दे सकते हो तुम, ABCD करके, जैसा बुक दिया यहाँ, जैसे कि आइटम लगा दिए, दोनों तरफ आइटम लगा दिए, तो मैं आइटम लगा दिए, यहाँ पे आइटम लगा दिए, ऐसा लिख सकते हो तुम। ठीक है, हम आइटम हटा दिए, चलेगा, दिखाना नहीं दिखाने से चलता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे आइटम दिखा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसा दिख रहा है? ये बेंट शेप दिख रहा है। इसको एंगुलर भी कहा जाता है। एंगुलर शेप क्या कहा जाता है? इसका नाम बेंट शेप है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एंगुलर शेप कह सकते हैं, है ना? क्लियर है कि नहीं? इन्वर्टेड V शेप कह सकते हैं, इन्वर्टेड V वो भी कह सकते हैं, पर ज्यादा फेमस वर्ड क्या होगा? बेंट शेप। क्लियर है? ये था 3 का 2 का 1 का। 3 का 1 का 2 का क्या होगा? लीनियर। अरे अगर 3 आ जाए और उसमें से और हमारा 1 तो बॉन्ड पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, तब क्या होगा? देखो अगर हमारे पास 2 क्या आ जाए, बोलो, 2 लोन पेयर आ जाए, मतलब अगर हमारा मेटल ऐसा है 2 लोन पेयर से रिपेल करके ऐसे हो जाएगा, और खाली 1 तो क्या बच जाएगा? बॉन्ड पेयर। समझे? ये भी कहलाएगा ट्राइंगुलर प्लानर। ये नीचे वाला जो देख रहे हो ना, ये नीचे वाला भी ट्राइंगुलर प्लानर कहलाएगा, लेकिन शेप बदल जाएगा। शेप में खाली ऐसा दिखेगा, क्योंकि लोन पेयर को नहीं दिखाना है, तो शेप क्या कहलाएगा? बोलो। और सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, sp2। समझ आ रहा है धीरे धीरे? अब देखो, ये था कितना? Z =
3 तक, ये कितना था, z इक्वल टू 3 तक। अगर z इक्वल टू 4 का बात करें, z इक्वल टू 4 का बात करें मीन्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का अगर हम बात करेंगे z इक्वल टू 4 पे, तो पहला लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, फिर लिख देते हैं लोन पेयर, फिर लिख देते हैं ज्योमेट्री, है ना, और फिर लिख देते हैं शेप, सॉरी छोटा जगह ले लिए रे, ज्योमेट्री हो गया और एक हो गया हमारा शेप, और उसके बाद हो गया हाइब्रिडाइजेशन। है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों z इक्वल टू 4 को जरा ध्यान देना, है ना, पहले करते हैं z इक्वल से 1 लेके z इक्वल टू 4 तक का पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर 5 6 को अलग बताएंगे, है कि नहीं। पहले इसको प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अभी सिर्फ देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या बना रहे हैं और तुम्हें क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो z इक्वल टू 4 तक का करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं ये क्या करना होता है, इसमें क्या मतलब है इसका। z इक्वल टू 4 में अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हुआ और एक भी लोन पेयर नहीं हुआ, है ना, तो एक हमारा सेंट्रल मेटल हो जाएगा। तो चारों के चारों अगर बॉन्ड पेयर हुए तो ये ऐसा दिखेंगे, है ना, बोल सकते हैं एक तरह का, ये दिख रहा है ना शेप, ये शेप होगा, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहा जाता है शेप का नाम? टेट्राहेड्रल, इस शेप का नाम है ना। यहाँ पर कुछ भी लगा, एटम लगा दो, ए करके लगा दो, है कि नहीं, ये शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। याद रहे, इस तरह से जोड़ देते हैं, तुम नहीं भी ज्वाइन करोगे तो चलेगा, समझे, 3 डायमेंशन में। याद रहे ये 3 डायमेंशन में मीन्स तुम अगर थोड़ा सा मेरे को पेन दोगे तो समझा देंगे शेप दिखता कैसा है। 2-3 पेन दो बस। देखो ये एक है ऊपर में रखा हुआ, एक यहां रहेगा, सही है, एक यहां रहेगा, और एक जो है शेप में तुम्हारा एक यहां रहेगा। अगर तुम अगर इस शेप को देखोगे, है ना, तो ये शेप आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत जरूरी है जानना, ये जो शेप है, ये जो शेप देख रहे हो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में रखेगा खुद को। ये 3 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है, एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस में खुद को रखेगा, ताकि सब का बीच का जो एंगल है वो भी सेम होता है। लेकिन इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। मगर ऊपर से ऐसा रख के देखेंगे, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऊपर ऐसा रख के देखेंगे, है ना, तो एक हम ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा कर सकते हैं, पकड़ना थोड़ा हार्ड होता है रे, है ना, एक ऐसा कर सकते हैं, ये हाथ का छुप जा रहा है नीचे वाला, है ना, ये इस तरह से, ये ऊपर में अगर ऐसा रहा, ठीक है, एक हाथ ऐसा रहा, एक यहाँ रहा, दिख रहा है? यहाँ देखो, कुछ दिख पा रहा है? देख पा रहे हो सब लोग? क्लियर है या नहीं क्लियर? ये ऐसा शेप होता है, मतलब एक ऊपर यहाँ एंगल 3 डायमेंशन में, ये इस तरह से होता है। समझ में आ रहा? देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है? तो ऐसा क्यों करेगा, ये शेप में क्यों रहेगा? ताकि अपने रिपल्सन को मैक्सिमाइज कर सके। तो मैक्सिमाइज करने से बॉन्ड पेयर ऐसा शेप बना लेता है, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। कितना होता है? 109 डिग्री, है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 109 डिग्री होता है। क्लियर है नहीं क्लियर? तो इस ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल है। तो शेप भी तो सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर तो सेम है। हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3। क्या कहलाएगा? 4 है ना, एक s 3 p, क्या हुआ? 4 हो गया। ऐसे याद रखें, फिलहाल ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आगे आएगा। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। आगे देखो, कंसंट्रेशन कहाँ है मैडम? ओए कहाँ है कंसंट्रेशन? कहाँ देख रही हो? यहां पे अगर बात करेंगे, ध्यान से देखो, अगर 4 है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ऐसा एक रख दिए ऊपर में, ठीक है, एक लोन पेयर को रख दिए, यहाँ मेटल है ना, और 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर ऐसा दिखेंगे, यहाँ ए दिखेंगे, ठीक है। इसका बच्चों ज्योमेट्री कहलाएगा टेट्राहेड्रल। क्यों ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहलाएगा? क्योंकि ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, पर शेप में लोन पेयर को कंसीडर
नहीं किया जाता तो इसका मतलब इसका जो शेप होगा तो शेप में कैसा दिखेगा, ये एम दिखेगा, ऊपर वाला लोन पेयर नहीं दिखेगा, यहाँ ये ए दिखेगा, फिर यहाँ से ये दिखेगा ए, फिर यहाँ से ये ए दिखेगा। समझ में आया? तो सर इसका नाम क्या होगा? गौर से देखो ना, ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड के जैसा दिख रहा है। गौर से देखो ये कैसा दिख रहा है, शेप पिरामिड के जैसा दिख रहा है कि नहीं? उसको कहते हैं पिरामिडल। क्या कहते हैं? पिरामिडल। ठीक है, या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। याद रहिए टेट्राहेड्रल है ना। जब ये पूरा रहेगा तो शेप टेट्राहेड्रल कहलाएगा, एक गैप हो गया तो इसको कहेंगे पिरामिडल। तो इसका जो शेप होता है उसको कहेंगे पिरामिडल, या फिर इसका दूसरा नाम कह सकते हो ट्राइगोनल पिरामिडल। एक ही बात है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आया? या फिर सिंपली पिरामिडल। क्लियर है? अब आता है 4 के साथ यहाँ 2 और 2 का। 2 और 2 का क्या मतलब? 2 लोन पेयर और 2। वेरी गुड, क्लियर है? तो 2 लोन पेयर ऐसा रख दिए तुम, है ना, और 2 बॉन्ड पेयर को तो पूरा सट जाएगा रे, क्योंकि बहुत हेवी रिपल्सन क्रिएट करेगा ये, है ना। ये ए आ जाएगा। देखो शेप तो अभी भी सॉरी ज्योमेट्री तो अभी भी कहलाएगा क्या? टेट्राहेड्रल। पर शेप जो है ना दिखने में बदल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? शेप दिखने में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बेंट शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट शेप। और एक बचा तो लीनियर हो जाएगा। बाकी जो भी बचा क्या कहलाएगा? लीनियर। तो लीनियर को हम बता नहीं रहे, है ना। तो ये था बच्चों z=1 से लेके z=4 तक का। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है या आएगा, है ना। तो यहां पे देखो, अगर तुमसे पूछेगा फाइंड द ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, यूजिंग व्हाट? VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का इस्तेमाल करके तुमको ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडेशन बताना है फॉलोइंग कंपाउंड का। तो सबसे पहला हम एक कंपाउंड चुन लेते हैं भाई, हमारा मीथेन। सब जानते हो CH4 कैसा दिखेगा, है ना। रियल में कैसा होगा? जो हम क्लास 10 में पढ़ रहे थे कि CH4 के बारे में, ऐसा पढ़ रहे थे कि नहीं? ऐसा पढ़ रहे थे ना क्लास 10 में, है कि नहीं? ये ऐसा नहीं दिखेगा। अच्छा, मन में सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं दिखेगा? वो इसलिए ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि अगर ऐसा दिखेगा तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। पर अगर 3 डायमेंशन में आएगा तो 109 डिग्री आएगा। तो ज्यादा दूर कहां पे जा रहा है? 2 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में ऑब्वियसली ज्यादा दूर जा रहा है। एंगल 109 डिग्री का भाई, 90 डिग्री से बहुत बड़ा होता है 109 डिग्री, मतलब दूर आ रहा है। इसका मतलब ये 2D फिगर नहीं है। मीथेन कैसा फिगर है? 3D। कहां से पता चला? VSEPR से पता चला। पर अगर हम बात मानते लुईस डॉट स्ट्रक्चर का तो कैसे पता करते? क्लियर है कि नहीं? फाइनली द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन में से एक, H2O कैसा होगा? क्लियर है? ये हमारा फाइनल है कि रियल में H2O कैसा दिखेगा। समझ में? ये अवेटेड क्वेश्चन है क्योंकि हम बोले ना H2O सीधा नहीं है। ये कौन बताया? ये VSEPR बताया H2O कैसा दिखेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा NH3 कैसा दिखेगा। हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, या फिर कह लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और बात इन थ्योरी में ऐड करना भूल गए, जो कि ऐड कर लेते हैं कि VSEPR थ्योरी में ना डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सबको सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। सबको कैसा ट्रीट करेंगे? मतलब डबल, ट्रिपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के जैसा ही ट्रीट करते हैं क्योंकि हमको उनका ज्योमेट्री और शेप चाहिए होता है। कैसा बॉन्डिंग बना है उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? तो यहां पे आ गया हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या ले लेते हैं? एक मॉलिक्यूल, हाँ, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं। सही है? और क्या ले लेते हैं मॉलिक्यूल में? ये हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। एक हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, या BF3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। तो इन मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इनका ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा, ये दिखेंगे कैसा। क्लियर?
सब कुछ, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, सोल्व करने का एक ट्रिक बताते हैं, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव टाइप है, तो उसको हम तुम्हें ट्रिक बताते हैं कि कैसे जेड पता करेंगे। देखो अक्सर जेड पता हम क्या करते हैं ना, ऐसा इसको जान के याद करके करते हैं, क्योंकि सबको लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद होता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देख के जेड पता करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा मीथेन का, जो मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, तो तेरे को कितना बॉन्ड पेयर दिखा, 4, है ना, जिसमें से हमको बताओ ना कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। बोलो सर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब लोन पेयर 0 है। मींस लोन पेयर क्या है, तो कैसे निकाले तुम लोन पेयर, देख के निकाले, देख के। पर हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो बिना देखे निकाल सकते हो कि लोन पेयर, और क्योंकि वही काम आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा कि उसका कैसा बॉन्ड बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी तुमसे गलती हो सकता है। समझ में आया, इसीलिए एक ट्रिक बताएंगे। तो उस ट्रिक से जेड कैसे निकालेंगे, जेड निकालने का फॉर्मूला बता रहे, हाफ इंटू, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। ठीक है, नहीं एक्चुअली हम इस जो मेथड से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये मेथड को, है ना, तो ये मेथड से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना। क्या जानने को मिलेगा, जरा ध्यान देंगे, है ना। हर चीज में हमें जेड का वैल्यू जब पता चल गया तो हमें जानना होगा कि बॉन्ड पेयर कितना होगा और लोन पेयर कितना होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बहुत ही आसानी से निकालेंगे, तुम देखते चले जाओ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है मीथेन, तो मीथेन को सॉल्व करते हैं भाई। तो मीथेन में जेड का वैल्यू निकालना है, हाफ ऑफ, है ना, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, हाँ, ऑफ सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल एटम है उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखना है। तो सेंट्रल मेटल इसमें से कौन है रे, कार्बन होगा। हम बोले थे ना सेंट्रल मेटल उसको कहते हैं जिसमें एटम का नंबर कम है, क्लियर है। तो एटम का नंबर हाइड्रोजन और कार्बन में, ऐसी भी हाइड्रोजन तो सेंट्रल बनता नहीं, तो कार्बन ही बनेगा। तो कार्बन के वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। क्या इसमें कोई चार्ज है, नहीं है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जितना तो पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन को तुम्हें माइनस कर, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन को तुम्हें माइनस करना होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। फिर देखना होगा कि कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल वैलेंसी वाला एटम कितना अटैच है, कार्बन में कितना अटैच है, सिंगल वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन, सिंगल वैलेंसी वाला एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड कितना, तो 4 अटैच है ना, जिसका वैलेंसी 1 होता है। अरे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है ना, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो कितने, तो 4 4 8 हो गया, 8 बाय 2 कितना हो गया, 4। मतलब इसमें मीथेन में जेड इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। तो हो गया ना हाइब्रिडाइजेशन, खत्म। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। जेड इक्वल टू 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो पहला तो क्रैक कर लिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इज sp3, क्लियर है। दूसरा क्रैक करना है, जेड निकल गया, तुम्हें क्या चाहिए भाई, लोन पेयर चाहिए, है कि नहीं। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जेड माइनस बॉन्ड पेयर, कैसे निकालेंगे, जेड माइनस बॉन्ड पेयर। जेड कितना है, 4। तुमको क्या लगता है कितना तो बॉन्ड बनाया होगा, कार्बन कितना तो बॉन्ड बनाया होगा, खत्म, 4 बॉन्ड पेयर होगा। मतलब कितना लोन पेयर आया, समझे, बिना देखे बता सकते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर है। जो पेयर है चारों के चारों कैसे पेयर है, बॉन्ड पेयर है ना, और एक भी लोन पेयर नहीं है बच्चों। तो इसीलिए पहला रूल में जाएंगे, कौन सा रूल में, Z4 पे, जरा ध्यान दो। Z4 पे चारों के चारों बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं। समझ में ये टेबल क्या क्यों बना रहे थे कितना देर से, इसका मतलब इसका ज्योमेट्री ऐसा होगा कि क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है ना। मींस ये मीथेन ऐसा दिखेगा, ये सेंट्रल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, रियल में मीथेन ऐसा दिखता है।
दिस इज द शेप ऑफ मीथेन, ना कि ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आया कुछ? इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री। क्यों शेप इक्वल टू ज्योमेट्री होगा? क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो, बोलो, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ऐसा दिखेगा वो। समझ आ रहा क्या समझा रहे हैं? अब सुनो आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है H2O। H2O पे बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा H2O है, H2O में सेंट्रल मेटल कौन है, खत्म, ऑक्सीजन। जेड निकालेंगे, हाफ ऑफ, है ना, सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कितना एटम मोनोवैलेंट एटम अटैच है क्या नहीं? कितना हुआ, समझ में आया क्या? ऐसे कैसे आया, देखते चले जाओ। 4 आया जेड का वैल्यू, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब तुम्हें क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, लोन पेयर निकालना है। तो क्या होगा, जेड माइनस बॉन्ड पेयर। जब ऐसा करोगे, जेड है 4, बॉन्ड पेयर कितना ठो बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, 2, मीन्स इसमें कितना ठो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये जो हमारा वाटर है, वाटर में कितने ठो बॉन्ड पेयर और कितने ठो लोन पेयर है भाई, लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी, वो बॉन्ड पेयर तो दिख रहा है, मीन्स इसमें लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। चूंकि जेड इक्वल टू 4 है, जेड इक्वल टू 4 है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन ही हो जाएगा हमारा, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अब चूंकि सेंट्रल में ऑक्सीजन है, सेंट्रल में ऑक्सीजन रख दिया ना। अब तुम क्या कर रहे हो, सुनो, हम क्या सोच रहे हैं ना, अरे सर 2 हाइड्रोजन है, ऐसा रख दीजिए ना 2 हाइड्रोजन को, हम तो यही समझ रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन को ऐसा रख दीजिए। तो यहाँ तो 2 लोन पेयर आ गए ना, आ गए कि नहीं? क्या लगता है तुम ये दोनों रिपेल नहीं करेंगे? कैसा रिपेल करेंगे, जबरदस्त, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका है, लोन पेयर। ये इतना रिपेल करेंगे, फिर ये बॉन्ड पेयर है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। ये क्या करेगा, ऐसा इसको क्या करेगा, ऐसा नीचे में ऐसा ढकलेगा। किसको ढकलेगा, ये दोनों बॉन्ड पेयर को। फिर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। समझ में आया क्यों वाटर 104.5 डिग्री होता है? क्लियर या नहीं क्लियर? कौन बताया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वाटर पोलर कंपाउंड है, क्योंकि उसका शेप वो नहीं है जो हमने लुईस डॉट से समझ रखा था। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो लेकिन आप तो सर टेट्राहेड्रल होता है ना जेड 4 पे, तो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बनाए? अरे भाई टेट्राहेड्रल ही बनाए, टेंशन लेने का नहीं है। ये ऑक्सीजन है ना, ये टेट्राहेड्रल ही बनाए है। दोनों तरफ से भयानक रिपल्सन हुआ, इन दोनों को पूरा सामने सटा दिया, तो हुआ ना H2O, हुआ ना H2O। तो टेंशन लेने का क्या है ना। तो इसका ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि जेड 4 पे मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन इसका शेप क्या कहलाएगा बच्चों, शेप कहलाएगा, दोनों को नहीं देखना है, ये क्या कहलाएगा, वेरी गुड, बेंट शेप। समझ आया क्या बोल रहे हैं? उसके बाद अगर यहां पे हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमको देखने क्या मिलेगा कि अगला क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, NH3 अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया को बनाने का कोशिश करते हैं तो हमें यह मिलेगा, पहले अमोनिया क्या होता है, NH3, सही है। तो अमोनिया में पहले हमको जेड निकालना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ अमोनिया का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। अरे नाइट्रोजन का, सॉरी सेंट्रल मेटल, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, एटॉमिक नंबर 7, 2,5। बात समझ में आ रहा है? अब मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, कितना हुआ, समझ में आया, Z इक्वल टू 4। तो अगर Z इक्वल टू 4 हुआ तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अच्छा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि जेड 4 है। टेट्राहेड्रल मतलब ऐसा होगा, देखो पहले लोन पेयर तो निकालना पड़ेगा ना। लेट्स फाइंड द लोन पेयर, जेड माइनस बॉन्ड पेयर। तो जेड 4 है, बॉन्ड कितना लगता है, कितना बॉन्ड बनाया होगा,
3 बॉन्ड बनाए तो लोन पेयर कितना टू है, 1 है, और बॉन्ड पेयर कितना है तुम्हारा, बॉन्ड पेयर कितना है 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन में और फिर 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, मतलब यहाँ ज्योमेट्री अलग है और शेप अलग है। तो बच्चों इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल कहलाएगा, और इसका जो शेप है वो शेप क्या कहलाएगा, पिरामिडल। क्या कहलाएगा, बात समझ में आया कि अमोनिया कैसा शेप का होगा, पिरामिडल। क्लियर है। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होगा। क्या को के लिए अब लोन पेयर आ गया, वो रिपेल करेगा। टेट्राहेड्रल में जनरली 109 डिग्री होता है, पर लोन पेयर की वजह से रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 108 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा। क्लियर है। अच्छा, अगला हमारा जो क्वेश्चन लिए थे हम लोग, क्या लिए थे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और AlCl3 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और AlCl3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। ये कितना है, 3 ना 4 है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है, सेंट्रल कौन है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, है कि नहीं, कितना तो मोनोवैलेंट एटम अटैच है? वेरी गुड। मेरा अच्छा से तुमको क्या लगता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या लाए होंगे अपने क्वेश्चन में, समझो हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, मतलब एटम हैविंग 1 वैलेंसी, समझे। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है जी, 2 होता है, मतलब -2 वैलेंसी होता है ऑक्सीजन का, वो नहीं लेना है, मोनोवैलेंट लेना है। याद रखना फॉर्मूला में, ये ट्रिक है। क्लियर है। तो कितना निकला, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp, क्या हुआ sp, समझ में आया। तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो गया। क्लियर है। अच्छा, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसा ऐसा बेंड बनेगा या ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो हमको देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 था, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो क्या हमको बेस पेयर बताता है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, देखना पड़ेगा। क्या निकालेंगे भाई, बॉन्ड पेयर, कितना तो बॉन्ड है इसमें, बॉन्ड कितना तो 2 तो नहीं सर 4 बॉन्ड है, डबल डबल बॉन्ड 2 तो 4 बॉन्ड, ऐसा नहीं, क्या बोले थे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या ट्रीट करना है, बात समझ में आया। तो कितना बॉन्ड पेयर है, फिर 2 बॉन्ड पेयर है। क्लियर है ना, तो 2 बॉन्ड पेयर है, तो भाई साहब लोन पेयर क्या होगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर, Z कितना है बच्चों, कितना है 2, है ना, और बॉन्ड पेयर भी कितना है 2, लोन पेयर कितना हो गया, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसा हम कार्बन लिखने का, ठीक है, एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। हम अगर अपना पूरा पुराना निकालेंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसा होगा, लीनियर, मतलब 180 डिग्री का एंगल है। समझ में आया, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर कंपाउंड है। समझ में आया, कैंसिल आउट कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। हम डबल बॉन्ड नहीं दिखाते बच्चों, सिंगल बॉन्ड ही दिखा देंगे। क्लियर है। तो कितना एंगल हो जाएगा 180। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप और ज्योमेट्री सेम होगा, कई को कई के लिए कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कितना हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। जिस मेथड से तुम्हें पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं ना BSAPR थ्योरी, पढ़ना एनसीईआरटी से जरा, फिर बताना कि हम कैसा मेथड से पढ़ाएं और एनसीईआरटी में किस तरह से। एनसीईआरटी में अच्छा है पर समझने में थोड़ा तकलीफ होता है, समझ में आया। हम थोड़ा ट्रिक व्रिक का इस्तेमाल कर दिए ना, तो इसीलिए तुम्हें आसान लगेगा थोड़ा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा पास लास्ट शायद क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या है, AlCl3। ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है, AlCl3 में है ना, Z कितना होगा, सेंट्रल मेटल कौन होगा बोलो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। अच्छा, एल्यूमिनियम को अगर हम देखेंगे तो मोनोवैलेंट एटम कितना तो अटैच है, 3। अरे क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है ना, मोनोवैलेंट हुआ, सिंगल वैलेंसी वाला हुआ। सोल्व करोगे कितना आएगा, 3। 3 का मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp2। क्लियर है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द लोन पेयर। लोन पेयर क्या होगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर। Z कितना है जी, 3। बॉन्ड पेयर कितना होगा, कितना तो बॉन्ड है, 3 तो कितना होगा, एक भी लोन पेयर नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, मतलब बहुत ही आसान हो गया, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये ऐसा शेप में होगा, क्या कहेंगे,
ट्राइंगुलर प्लानर। तो शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगा क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है। शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगा काहे के लिए, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसको कहलाएगा हमारा ट्राइंगुलर व्हाट, प्लानर। जस्टिफाइड कर दिए, तुम्हें लीनियर सिखा दिए। लीनियर में कौन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। ट्राइंगुलर प्लानर सिखा दिए, टेट्राहेड्रल सिखा दिए। टेट्राहेड्रल के बाद तुम्हारा टेट्राहेड्रल से बेंट शेप सिखा दिए, और फिर उसके बाद तुम्हें ये भी सिखा दिए कि पिरामिडल क्या होगा। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन का सेट बनाए कि चारों कवर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। फाइनली बीएससी का 2 कॉन्सेप्ट और उसके बाद खत्म होगा हमारा बीएससी थ्योरी, है ना। और हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तुम्हारा VBT, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है। और फिर नेक्स्ट क्लास में MOT, दैट इज चिढ़ा नहीं रहे MOT बोल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आया कि नहीं। फिर उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। रिकॉर्डिंग का बीच से रुक जा, रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, थोड़ा में खत्म हो जाएगा, रुक जा, थोड़ा में खत्म हो जाएगा, रुक, है ना। अब मेरा ऐसा प्रॉब्लम, इतना टाइम नहीं है कट करने का, मालूम है। हम ऐसे ही डाल देंगे, अब यूट्यूब में ऐसे ही आ जाएगा, जो हम बकवास किए वो आ जाएगा सब। खैर अब बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, जेड के बारे में, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं किसका, बॉन्ड पेयर का, फिर बात कर लेते हैं लोन पेयर का, है कि नहीं, फिर बात कर लेते हैं ज्योमेट्री का, फिर बात कर लेते हैं शेप का, और फिर बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। सही है। तो फाइनली लेट्स मूव टू z इक्वल टू 5। z इक्वल टू 5 में ना एक कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मींस z इक्वल टू 5 को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम इसको बना देते हैं टेबल, उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, पहले टेबल बना लेते हैं। कितना बॉन्ड पेयर, मान लो पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं। तो ये लोग कैसा रहेंगे 3 डायमेंशन में, ये लोग ऐसा रहते हैं। देखो अगर हमारा सेंट्रल मेटल ऐसा है ना, ये ऐसा रहते हैं। समझ में नहीं आया होगा कैसा रहते हैं ना, समझा देते हैं। ये जो है ना बच्चों, ये एक ही प्लेन में, ये तीनों ऐसा एक प्लेन में, और एक नीचे है और एक ऊपर है। समझे, ये एक ही प्लेन में है। ध्यान दो यहाँ पे, ये एक ही प्लेन में है और एक ऊपर है और एक, तो इसका नाम क्या होगा, गेस कर सकते हो। यहां तो आ गया ट्राइगोनल, हाँ ट्राइंगुलर चलेगा, या ट्राइगोनल हो गया। फिर और क्या नाम आएगा आगे में, सुनो ध्यान से बच्चों। अगर इसको हम जोड़ देंगे कैसा दिख रहा है, देखो ना, पिरामिड ऐसा दिख रहा है। ऊपर वाला देखो, नीचे वाला भी अगर जोड़ देंगे, क्या नीचे वाला भी पिरामिड के जैसा दिखेगा। कितना तो पिरामिड, बाय पिरामिड, 2 पिरामिड, मींस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या गजब नाम रखे हैं ना। क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्या नाम होगा। ऐसा मत करना क्योंकि तुम ऐसा नहीं सकोगे, तो ऐसा सिंपल वाला बनाना, है ना। अगर नहीं सकोगे तो इतना तकलीफ लेने का नहीं है बच्चों। ये जो हम तुमको पिंक कलर से जो दिखा रहे हैं ना, है ना, उतना बना तो हो गया। हम बस तुम्हें दिखा दिए कि कैसा दिख रहा है, वो पिरामिड के जैसा दिख रहा है, इसीलिए फील कराने के लिए, है कि नहीं। फीलिंग का चक्कर में पता चलेगा कॉन्सेप्ट भूल गए सर, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया ये, है ना। ये ज्योमेट्री है, क्लियर है। तो शेप भी तो वही होगा ना, कोई टेंशन नहीं है। काय के लिए यहाँ पे लोन पेयर 0 है, क्लियर है। अब बच्चों मेरे को बताओ, अगर इसको 5 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, यहां पे अब आता है क्वेश्चन कि ये लोन पेयर कहां रहेगा। तो 1 से 4 तक का तो कोई टेंशन नहीं था। 1 से 4 तक में क्या कर रहे थे, लोन पेयर जहां मन था लगा दे रहे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन सवाल है यहां लोन पेयर कहां रखेंगे। हमको गेस करके बताओ कि यहां लोन पेयर कहां रखना चाहिए। ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, इन तीनों के बीच में रखना चाहिए। बैलेंस
सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहता है? लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां रहेंगे जहां रिपल्सन उनका कम होगा। तुम बताओ बॉन्ड पेयर के ज्यादा रिपल्सन है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा रिपल्सन है? मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो कांड होगा भाई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बच्चों? बताओ मेरे को कि लोन पेयर कहां रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा कि इन तीनों के बीच में रहेगा? गलत। काहे गलत समझाते हैं। अगर आप थोड़ा फील करो इसको, हाँ, अगर ये ऊपर रहा लोन पेयर, मान के चलो यहाँ लोन पेयर ऐसा ऊपर रहा है ना, ये लोन पेयर है ना, और ये तीनों ऐसा एक प्लेन में, ये लोग तीनों एक ऐसा प्लेन में, ऊपर में लोन पेयर। बहुत ध्यान देना जो हम बताना चाह रहे हैं। तो लोन पेयर को अगर ठीक से देखोगे तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? सबसे कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बात समझ आया ना? लेकिन अगर लोन पेयर को किसी एक में रख देते, ये थोड़ा सा फैल जाता, अलग बात है, ठीक है, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो ये लोग एक प्लेन में जो थे, ये लोग जो एक प्लेन में जो थे, है ना, नीचे में एक चीज है, ध्यान दो जरा बच्चों, ये और ये कितना डिग्री का एंगल में? 90। पर ये और ये कितना है? 120। बात समझ में आ रहा है? और ये कितना है? 120। तो यहाँ पे तीनों से 90 मिल रहा था लोन पेयर का रिपल्सन, पर यहाँ एक ठो से 90 मिल रहा है, और दो ठो से कितना मिल रहा है? तो भाई लोन पेयर वहां रहना चाहेगा ना जहां पे रिपल्सन उसको क्या महसूस हो, दूर रहेगा तब ना रिपल्सन कम होगा, सामने रहेगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? समझ आया? तो वो कौन सा पोजीशन में रहना चाहेगा? वो रहना चाहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में। बच्चों इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो मेंशन कर दे रही है, जो तुमको दिख रहा है ना ट्रायंगुलर वाला शेप, ये पोजीशन को, ऐसा वाला शेप को, ऐसा शेप को इक्वेटोरियल कहते हैं, और ऊपर वाले शेप को क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। क्लियर है? इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। जो तुमको हम दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं शेप, वो इक्वेटोरियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सियल। ये अरे एक्सियल का क्या मतलब है? ऐसा अगर गोल घुमा देंगे तो अपने एक्सिस से ये गोल गोल घूमेगा। समझ में आया? तो ऊपर वाला एक्सियल पोजीशन है, नीचे वाला इक्वेटोरियल। पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा जो फिजिक्स होता है ना क्लास 12 में ऊपर वाले को हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल। उसके पीछे का रीजन क्या है जब वक्त आएगा हम बताएंगे। क्लियर है? लेकिन केमिस्ट्री में समझ में आया कि नहीं, हम ऐसे पोजीशन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल कहते हैं। और ऐसे पोजीशन जिसके अलाउंड एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई चीज घूमेगा तो उसको कौन सा पोजीशन कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। तो समझ में आया? तो बच्चों खास करके Z=5 में लोन पेयर कहां रहना चाहते हैं? एक्सियल पोजीशन में। इनको क्या कहते हैं बच्चों? एक्सियल पोजीशन। और ये ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल, सॉरी उल्टा लिख दिया। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक्सिस जैसा है, इनको क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। तो यहां नोट करने की बात है ना, फॉर Z=5 लोन पेयर विल बी एट, कहां होगा बोलो? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो ब्रैकेट में लिखाए हैं वो नोट करने की बात है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब आगे वाला आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का शुरुआत हो गया है। पहले कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि 1 से 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जरा देखो हम क्या करेंगे। अगर कोई एक मेटल है जिसमें 4 क्या है? बॉन्ड पेयर है। समझ में आया? 4 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कहां पे रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। कहां पे रहेगा? इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है या नहीं क्लियर है? एग्जैक्टली। तो इसका ज्योमेट्री क्या कहलाएगा? ज्योमेट्री तो कभी बदलता नहीं है बच्चों। ज्योमेट्री क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका भी ज्योमेट्री क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल, बोलो, बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री कोई दिक्कत नहीं है,
शेप में प्रॉब्लम है, शेप में इसको नहीं लेना, समझे? शेप में कैसा दिखेगा ये? कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं बच्चों? ऐसा दिखेगा ना। ये कौन सा शेप है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। इसको ऐसा करके सीधा कर दो। कौन सा शेप है? अरे सीसॉ भाई, इसको ऐसा सीधा कर ले। सीसॉ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसको, इस शेप को क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? झूला वाला में नहीं बैठे हो क्या? कभी पार्क और गए हो कि नहीं? हाँ, तो इसको ऐसा सीधा करके रख ले। इस शेप को क्या कहते हैं? सीसॉ कहते हैं। समझ में आया? तो अच्छा, हाइब्रिडेशन क्या होगा रे? बोलो, Z=5 में हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। क्या होगा? sp3d। क्लियर है? हाइब्रिडेशन 3 4 1 5। क्लियर है? उसी तरह से बच्चों, अगर Z5 है, ये 3 और 2 है, तो 3 और 2 है, ऊपर नीचे तो सही है, दो लोन पेयर को एक जगह रख दे, एक ऐसा रख दे। क्लियर है? इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। तो शेप कैसा होगा? बोलो भाई, शेप कैसा होगा? अरे मास्टर का नाम नहीं पता क्या? टी शेप। कैसा होगा? ऐसा सीधा कर दो, कैसा दिखेगा? टी शेप। समझ में आया कि नहीं? तुमको लग रहा का कॉमेडी कर रहे हैं सर? कॉमेडी नहीं कर रहे यार, यही है रियल में जो हम पढ़ा रहे वो रियल है ना? कोई कॉमेडी नहीं कर रहे आप। सुनो, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों Z= कितना आ जाता है? Z=5 तो था, अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है ना, ये ज्योमेट्री, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मान लो शेप, यहाँ पे आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो अगर तुमको ध्यान से देखना है तो देखो, ध्यान दो। तो अभी बात करेंगे 2-3 पे। क्या बात करेंगे? 2-3 पे। तुमको दिख भी रहा होगा क्या होगा, यहां चला जाएगा ना। समझ में आ रहा ना? तो ये कैसा देखेगा? लीनियर दिखेगा भाई। क्लियर है कि नहीं? वही बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 होगा या 3 होगा, तो लोन पेयर रहता कहाँ है? सबको पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और एक लोन पेयर इधर। हाँ हाँ, हम बोलोगे ना सर ऐसा तो इधर नहीं बनाए थे। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, तुम ना ट्राइंगल को ऐसा बनाओ कि, या फिर दो साइड ऐसा रख के एक साइड ऐसा बनाओ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा बनाने के बाद हमारे पास एक ऊपर और एक नीचे। बच्चों ज्योमेट्री बदलता नहीं है। ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्राइगोनल, बोलो, बाई पिरामिडल। ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। बल्कि इसका जो शेप है, मतलब सॉरी, हाँ, इसका जो शेप है वो शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर, क्योंकि दिख रहा है तुमको ये लीनियर है। हाइब्रिडेशन वही रहेगा, हाइब्रिडेशन नहीं बदलता। क्लियर है? अगर हम तुमसे पूछें कि 5 ले ले, ये 1 ले ले, ये 4 ले ले, ये भी तो खत्म हो जाएगा ना, फिर भी क्या बचेगा? लीनियर। तो उसको हम नहीं बना रहे। ठीक है, उतना तक तो समझा दिए। क्लियर है? अब लास्ट वन, Z=6। यहीं तक हमारे सिलेबस में है। क्लियर है? तो Z=6 पे 6 का 6 बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर नहीं रहा, तो ये कैसा दिखेगा? क्लियर है? 6 का 6 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा? पहले समझाते हैं। अगर ये मेटल है, पहला 4 तो 1 तो प्लेन में रहेगा। ये चारों कैसा प्लेन में रहेगा? 1 तो प्लेन, 1 तो प्लेन में चारों रहेगा। फिर एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? जैसे कि यहाँ था ना, यहाँ पे उसका ए मान लो, ये इसका ए, ये इसका ए है, ये इसका ए। हम ए को नहीं लिखने से भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो अगर तुम इस चीज को ध्यान दे रहे हो और समझने का कोशिश कर रहे हो, तो बच्चों ध्यान दो कि अगर 6 रहा तो 4 जो है कौन से पोजीशन में रहेंगे? 4 कौन से पोजीशन में रहेंगे? बोलो भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल। इसका ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। 6 आना चाहिए, 3 2 5 1 6।
आ गया। तो अगर मान लो हमारे पास ये 6 है, ये 5 है और ये 1, अब यहां से आता है चैलेंज कि ये लोन पेयर रहता कहाँ है यहाँ। जैसे z इक्वल टू 5 में लोन पेयर कहाँ था, इक्वेटोरियल में था। अब ये सुनो, अब यहां पे आया है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल में होगा कि एक्सियल में होगा, एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में, टेल मी। एक्सियल में होगा, रीजन बता देते हैं बच्चों। सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल में है। अरे 4 हिस्सों में तोड़ दो, ये सारे के सारे ये लोग कितने डिग्री के एंगल में होंगे, चारों 90 डिग्री में। तो जो ऊपर भी रहेगा उससे कितना डिग्री में रहेगा। तो फिर सवाल तो ये होना चाहिए सर कहीं भी रख दीजिए, ऊपर वाला भी सबसे 90 डिग्री में है और साइड साइड में रहने वाला भी सबसे, फिर आप ऊपर क्यों बोले, क्यों बोले कि एक्सियल में लोन पेयर रहेगा। रिपल्सन से बचने के लिए एक्सियल में क्यों रहेगा, बीच में भी रहने से तो वही बात है, नहीं बात है ऐसा। क्यों, क्योंकि अगर ये इक्वेटोरियल में रहा तो नीचे वाले से भी 90 रहेगा, लोन पेयर नीचे वाले से भी, लेकिन अगर एक्सियल में रहा तो नीचे वाले से 180 में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए बच्चों ये कहां पे रहेगा, एक्सियल में। तो याद रखने की बात है, फॉर z इक्वल टू 6 लोन पेयर आर एट कौन सा पोजीशन होगा, एक्सियल पोजीशन। हो गया, चलो डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ 6 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर रखने का, ऐसा ऊपर रख देंगे, या नीचे कहीं भी रख दो, ऊपर रख दो नीचे रख दो कहीं रख दो। ऐसा मेटल रख दिए, ये 4 रख दिए, 4 मेटल ऐसा रख दिए, है ना, और ये 1 रख दिया ऐसा। तो बच्चों ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, ज्योमेट्री क्या कहलाएगा बोलो, ऑक्टाहेड्रल। पर सर जी शेप क्या कहलाएगा, अगर हम बात कर लेंगे शेप का तो शेप क्या कहलाएगा, क्योंकि शेप में क्या होता है, लोन पेयर दिखाते नहीं है, तो शेप क्या कहलाएगा, एनी गेस। ये कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर का जैसा, ये एक स्क्वायर का जैसा था, नीचे में क्या है, पिरामिड। क्या नाम होगा, स्क्वायर, वेरी गुड, एंड इट इज स्क्वायर पिरामिड। समझ में आया कि नहीं, अरे भाई ऐसा जोड़ दे बनेगा ना नीचे में पिरामिड, तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। देखो ना इजी है कि नाम बड़ा जबरदस्त रखा गया है ना। इसका क्या होगा नाम, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। एक और बात कर लेते हैं जेड का जो इंपॉर्टेंट है, बाकी वाला इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बाकी वाला जो है ना वो लीनियर फीनियर आ जाएगा, हम बता दे रहे, ऐसे ही बता दे रहे। तो अगर इसको लेंगे तो 2 लोन पेयर बच्चों, 2 लोन पेयर कहां रहेगा रे, ऊपर नीचे रहेगा, ये लोग ऐसा रहेगा। तो बताओ जरा इसका जो ज्योमेट्री होगा क्या नाम होगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप का नाम गेस कर सकते हो, हाँ सिर्फ स्क्वायर, जो एक प्लेन में, पूरा नाम बताओ, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर एक ही प्लेन में, समझ में आया, क्या नाम आएगा, स्क्वायर प्लानर। वेरी गुड, आग लगा दिया तुम लोग, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब सुनो मेरा ध्यान से बात सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बात मेरा सुनो, अगर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, तो मजबूरी में एक में अब जगह नहीं, अब इंटर करना पड़ जाएगा। जब इंटर करना पड़ जाएगा लोन पेयर को, देख रहे हो ना, किसी एक में इंटर कर जाएगा, फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो 3 तो बच जाएगा शेप, ऐसा करके 3 तो बच जाएगा, है ना, जो कि टी शेप नहीं कहलाएगा, बेंट टी शेप कहलाएगा। परफेक्टली टी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं ना, एक लोन पेयर आ गया तो ये दोनों रिपेल करके ऐसा रहेगा, एक आएगा बेंट टी शेप आएगा। क्लियर है। अगर और एक आ गया, मीन्स यहाँ 2 तो मान लो कवर अप कर दो, यहाँ 2 भर गया और 2 बचा, तो खाली बेंट शेप बचेगा। 3 भर गया तो लीनियर बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां से हम फंडामेंटल तुम्हें दे दिए हैं कि कैसे बनता है बच्चों क्या, बीएससी पेयर थ्योरी। तो क्वेश्चन करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। फाइंड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है, लेट्स टेक XCO3, है ना, जेनन ट्राइफ्लोराइड, XCOF2,
HCF4 PCl5 SF6। देखा देखा लग रहा है ना सब, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है ना, इनके बारे में बनाना है क्या, बेसिक प्यार से इनको सोल्व करने का कोशिश करना है। क्लियर है? हम बस बच्चों 2 का बता रहे हैं, बाकी तुम्हें करना है। हम वीडियो रोक देंगे 2 को बनाने के बाद, है ना? परेशान है फोन करने के लिए अभी, है ना? देखो यहाँ पे एक बता देते हैं, सबसे ऊपर वाले का, पहले ऊपर वाले का बता देते हैं। देखो जीनन का 1 से EO3, तो Z का वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम का चाहिए। सेंट्रल एटम का क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जीनन है ना, इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। बस उतना एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग रहेगा तो काम हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम है क्या, एक भी मोनोवैलेंट नहीं है, सब डाइवैलेंट है। बात समझ में आ रहा ना? सोल्व करने से कितना आया, कुछ समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। नाउ सी, अभी क्या करना है हमको, क्या करना है अभी निकालना, क्या निकालना है, सॉरी लोन पेयर। लोन पेयर क्या होगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो Z कितना हो गया 4, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, वेरी गुड, लोन पेयर कितना हो गया 1। क्लियर है? एक लोन पेयर, अरे तो ये नॉर्मल वाला हो गया, Z इक्वल टू 4 वाला हो गया, है ना? हाँ मालूम है डबल बॉन्ड बनेगा, पर बेस्पर कहता है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ट्रीट कर दो। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप पिरामिडल है, खत्म ना। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, शेप कैसा है बच्चों, पिरामिडल है। क्लियर? एक और कर लेते हैं आगे बढ़ के, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम ले लेते हैं बच्चों PCl5 को, है ना, PCl5 को ले लेते हैं और उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान देना, PCl5 में Z का वैल्यू निकालेंगे, हाफ ऑफ फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, फॉस्फोरस किस ग्रुप में आता, पहले बता भाई, फॉस्फोरस किस में आता है, कौन सा ग्रुप में आता है पूछे? हाँ 15 में आता है। तो 15 में कौन कौन आता है, रहने दे, हाँ हो गया। हाँ तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। भाई नाइट्रोजन फैमिली का यार, नो पास सब बकवास, ओ PQRST भी बोल देते। अब सुनो यहाँ पे 5 है, 5 मोनोवैलेंट एटम है ना, तो Z कितना हुआ 10/5, कितना आया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा नहीं था पर बता दे रहे, sp3d2 लोन पेयर क्या है, एक को नहीं है, Z माइनस क्या होगा बॉन्ड पेयर। Z कितना है भाई, सबके सब बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। बहुत आसान है, क्या बनेगा 5 है, 5 का शेप कैसा रहता है, इस तरह से सेंट्रल को ऐसा बीच में रखने का, ऐसा बनाने का, यहाँ पे क्लोरीन लगा देने का, है कि नहीं, और एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा। समझ में आया? शेप और ज्योमेट्री सेम है, क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम है, क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जहां रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई होप सो तुम अभी हमको करके दिखाओगे। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। करो वीडियो को भाई।